हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट प्रिकॉशन मस्ट वन टेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो इस टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमें दिया है कि हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसे रीड कर लेते हैं। Here are some useful pointers to bear in mind before you invest in the market। तो यहाँ पे हमें कुछ important points दिए हैं कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट पॉइंट, मेक श्योर योर ब्रोकर इज रजिस्टर्ड विथ सेबी एंड द एक्सचेंज एंड डू नॉट डील विद अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। यहाँ पे हमें बोला है कि हमारा जो ब्रोकर होता है ना, जो सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, यानी कि जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं, वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। सेबी क्या है, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और ये क्या करती है, जो रजिस्टर्ड सब ब्रोकर होते हैं उनकी लिस्ट, यानी कि उन्हें सर्टिफिकेट दे दी। तो हमें क्या करना है, हमें एक रजिस्टर्ड यानी कि एक ऑथोराइज इंटरमीडियरी को ही चुनना है। किसके लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करने के लिए। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें एक ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड सेबी ब्रोकर हमें चाहिए। और कभी भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कभी भी ना चूज करें। यानी कि अनरजिस्टर्ड नहीं, हमेशा रजिस्टर्ड और ऑथोराइज्ड ब्रोकर हमें चूज करना है। आगे में दिया नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इंश्योर दैट यू विल रिसीव कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर ऑल योर ट्रांजेक्शन फ्रॉम योर ब्रोकर विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो हमें क्या रिसीव करना है, कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव करना है अपने ब्रोकर से विद इन 1 वर्किंग डे। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें, विद इन 1 वर्किंग डे, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर ही अगर हमने अपनी ट्रेडिंग करी है, अपने सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्ट किया है, तो हमें हमारे ब्रोकर से क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें अपने ब्रोकर से लेना है, ताकि हम क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें कि हमारी ट्रेड हुई भी है या नहीं, कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ। तो इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट ट्रेडिंग के बाद विद इन 1 वर्किंग डे हमेशा अपने ब्रोकर से लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया है, ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी risk of some kind. Investors should always know the risk that they are taking and invest in a manner that matches their risk tolerance। यानी कि इस थर्ड पॉइंट में हमने बताया है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कि हर एक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिस्क होता है। यानी कि ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको अश्योर कर सके, आपको बिल्कुल अच्छे से बता सके कि इसमें आपका लॉस ही नहीं होगा। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, किसी भी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है। यानी कि रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में है, बट हमें क्या करना है, इन्वेस्टर शुड ऑलवेज नो द रिस्क दैट दे आर टेकिंग। यानी कि जो हमारा इन्वेस्टर है, जो भी क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, जब भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कितना रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट में, कितना मतलब कितना रिस्क वो बियर कर सकता है, कितना रिस्क वो झेल सकता है। तो उस रिस्क के बारे में हमेशा इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। और कौन बताएगा, जो हमारा ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, जो इंटरमीडियरी है, वो ही हमारे इन्वेस्टर को बताता है कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है और दूसरी वाली में कितना रिस्क है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट में सारी में रिस्क होता है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टर है उसे हमेशा पता रहनी चाहिए कि वो कौन से और कितने रिस्क को वो बियर कर सकता है, कितने रिस्क को वो झेल सकता है। टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ मैनर दैट मैच देयर रिस्क टॉलरेंस। यानी कि अगर हमें पता होगा कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, तभी हम कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो। इसलिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और हमारा रिस्क टॉलरेंस, यानी कि हम कितने रिस्क को झेल सकते हैं। ये सारी अगर बातें इन्वेस्टर को पता होंगी, तभी वो क्या कर देगा, एक बेस्ट और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट में दिया है, डू नॉट बी मिसलेड बाय मार्केट रूमर्स ड्यूरिंग द एडवर्टाइजमेंट और हॉट टिप्स ऑफ द डे। यानी कि फोर्थ पॉइंट, ये तो आप सभी ने चेक भी किया करा, अभी तक नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त मिसलीड नहीं होना है। मिसलीड यानी कि भटकना नहीं है, इधर उधर कहीं भी अटक नहीं जाना है, हमें एकदम सोच समझ के ही सब कुछ करना है। यानी कि हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं है, मिसलीड नहीं करना। मार्केट रूमर्स क्या होता है, जो मार्केट में जो अफवाह उड़ती रहती है ना, कि
और अफवाह इन द सेंस कि इस इन्वेस्टमेंट में करोगे तो इसमें एकदम से डबल होके मनी मिलेगा, इसमें करोगे तो 1 महीने के अंदर ही डबल होके पैसा मिल जाएगा। ऐसी जो फालतू की अफवाह होती है, जो फेक न्यूज़ होती हैं, वो जो रूमर्स हैं, उनसे क्या करना है, मिसलीड नहीं करना है। तो डू नॉट बी मिसलीड बाय मार्केट रूमर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट और हॉट टिप्स ऑफ द डे। यानी कि कुछ तो फ़ोन पे भी मैसेज आता है कि इस तरह का, यानी कि जैसे आपने कभी चेक किया होगा तो कुछ मैसेजेस आ रखे होते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत 2 दिन के अंदर या फलाना दिन के अंदर पैसा डबल होके मिलेगा। तो वो जो एक दिन की हॉट टिप्स होती हैं और जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, जो फेक रूमर्स होते हैं, उनसे कभी भी भटकना नहीं है। हमेशा सारी चीज़ों को देखना है और एश्योर करना है कि ये सही है या नहीं। अगर गलत लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और सारे पैसे आपके डूब सकते हैं। 5th पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखा है, टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय स्टडिंग द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, फाइंड आउट द बिजनेस इन द कंपनी इज into its future prospectus, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। अभी मैं यहाँ तक समझा देती हूँ, आगे का हम नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। तो हमें बोला है टेक इन्फॉर्म डिसीजन बाय स्टडिंग द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पैसे को आप कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना है उस कंपनी में कि पहले तो सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करिए कि सब सही है या नहीं। उसके बाद क्या करिए, टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय स्टडिंग द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी। जैसे हमने पहले अपने चैप्टर में पढ़ रखा है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर 3 में पढ़ाया है मैंने अच्छे से। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कंपनी के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। तो अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि उस कंपनी की सारी डिटेल्स, सारे उसके प्रोस्पेक्टस और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से कंपनी अपने सारी चीज़ों को मैनेज करती है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कुछ गलत काम तो नहीं करती कंपनी। ये सब चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखते ही अपनी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में करनी है। आगे हम अपने नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है, सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट अ कंपनी आर थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक मैगजीन्स, डेटाबेस अवेलेबल विद वेंडर्स और योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैंने आपको अभी इससे प्रीवियस वाले पेज पे बताया था कि हमें कंपनी के प्रोस्पेक्टस चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स देखना है, सारी डिटेल्स देखनी है और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देखनी है, यानी कि कंपनी किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करती है। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट अ कंपनी, देयर एनुअल रिपोर्ट्स, यानी कि एक कंपनी जो है उसके साल भर का काम कैसा है, एक पूरे साल का काम, हर बार एक क्या बनती है, एनुअल रिपोर्ट बनती है। तो यानी कि उसका पूरे साल का काम किस तरीके का है, वो सही से काम करती है या नहीं। इकोनॉमिक मैगजीन्स, यानी कि उसकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, हम कह सकते हैं उसकी फाइनेंशियली हालत कैसी है और किस तरह से उसका काम चलता है इकोनॉमिकली। डेटाबेस अवेलेबल विद वेंडर्स और योर फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी कि जो भी आपका ब्रोकर है जो आपको एडवाइस कर रहा है इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उससे बोलना कि ये सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में, एनुअल रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक मैगजीन्स, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और उसके प्रोस्पेक्टस, सारी चीज़ों को आपके लिए अवेलेबल कराए। और उसके बाद आप क्या करना है, इंश्योर करना, सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना। उसके बाद ही अगर आप एश्योर हो जाओ, आपको लगे कि इन्वेस्टमेंट सही है, तो आप क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट मत करना। तो ये हमारा पॉइंट था। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है, इफ़ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकर एडवाइस इज यू टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू हैव नेवर हर्ड ऑफ, बी कॉशियस, स्पेंड सम टाइम चेकिंग आउट अबाउट द कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कि अगर आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होता है हमारे, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है हमारे स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर और हमारे इंटरमीडियरीज, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं। यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और आपका ब्रोकर आपको क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, आपको बता रहा है, आपको सलाह दे रहा है कि आप किसी भी कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, आपने तो कभी सुना नहीं कि एबीसी कंपनी क्या है, उसका काम कैसा है, किस तरह से मैनेज करती है वो चीज़ों को, तो क्या आप मेरे कहने पर ही इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं, हमें क्या करना है कि जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है और जो ब्रोकर है, अगर आपको एडवाइस कर रहा है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, उसकी एकदम से बात नहीं सुन लेनी है कि हाँ इसने कह दिया तो मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। हमेशा बी कैशुअस, हमेशा सारी चीज़ों को ध्यान रखें और क्या करें, स्पेंड सम टाइम चेकिंग आउट अबाउट द कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कि अपना कुछ टाइम
एक बारी सोचें, थोड़ा सा टाइम दें आप खुद को और उस कंपनी की सारी डिटेल्स और उस कंपनी के बारे में चेक करें कि वो जिस कंपनी की बात कर रहा है आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ब्रोकर जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी कैसी है, वो ठीक कंपनी है या नहीं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यानी क्या करना है, कुछ समय लेके चेक करना है उस कंपनी के बारे में और उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसी के बाद अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट करना है। Do not be attracted by announcement of fantastic result, news reports about a company. Do your own research before investing in any stock. यानी कि अगर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना किसी भी अनाउंसमेंट से, यानी कि अगर कोई भी कंपनी है और उसकी न्यूज़ आती है, न्यूज़ रिपोर्ट और कुछ रिजल्ट आता है कि बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत फ़ायदेमंद कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद एक बार उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, उसके सारी डिटेल्स लेनी है, उसके बारे में सब कुछ स्टडी करना है, उसी के बाद आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। किसी के कहने पे, किसी के रिजल्ट पे, किसी भी चीज़ के रिजल्ट पे और किसी न्यूज़ रिपोर्ट को देख के आपको क्या करना है, उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी खुद से एक बार रिसर्च करनी है, उसके बारे में जानना है, परखना है, उसी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। डू नॉट बी अट्रैक्टेड टू स्टॉक based on what an internet website promotes unless you have done adequate study of the company। यानी कि अगर क्या है, कोई स्टॉक बेस्ड है, यहाँ पे अगर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह, इससे पहले वाले पॉइंट की तरह ही आपको उससे एकदम से अट्रैक्ट नहीं होना है कि हाँ इसने कहा तो एकदम से कर लेता है इन्वेस्टमेंट। उससे अचानक से अट्रैक्ट नहीं होना है उस स्टॉक से। आपको क्या करना है, अगर कोई वेबसाइट है जो कह रही है कि ये वाली जो वेबसाइट है इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, ऐसे ही किसी के भी गूगल करने पे, ऐसे देखने से ही अचानक से नहीं आपको उसमें जाके इन्वेस्ट कर देना है बस अंधाधुन होके कि वेबसाइट पे तो लिखा था कि सब कुछ सही है तो आपने अंधाधुन होके पैसे लगा दिए। नहीं, आपको क्या करना है, अनलेस यू हैव डन एडुकेट स्टडी ऑफ द कंपनी। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस कंपनी के बारे में सारी एडुकेट स्टडी ऑफ द कंपनी, यानी कि उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स आपको जाननी है, सब कुछ समझना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी भी वेबसाइट के प्रमोशन से देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसा देके कोई भी प्रमोशन करवा लेता है तो एकदम से अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना। आपको क्या करना है, रिसर्च करना है उस कंपनी के बारे में और उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। आगे हमें दिया है इन्वेस्टिंग इन वेरी लो प्राइस स्टॉक और what आर नोन एज पेनी स्टॉक डू नॉट गारंटी हाई रिटर्न्स। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं ना कि बस थोड़े से रुपए लगाएं और लाखों रुपए कमाएं, ऐसे कर कुछ होते हैं ना स्टॉक्स, और ऐसे कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, आपको उल्लू बना देता है कि थोड़े से पैसे लगाने पे ही डबल होके ट्रिपल होके आपको पैसा मिल जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एट लो प्राइस स्टॉक, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ही लो प्राइस स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको बहुत ही हाई रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लो प्राइस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गारंटी दे देते हैं कि आपको एकदम हाई रिटर्न्स ही मिलेंगे। वो तो बस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि शायद आपको कभी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको हाई रिटर्न्स मिले, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपने बहुत लो प्राइस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। तो ऐसा कभी भी ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करना है कि बहुत सस्ते में स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, बहुत हाई रिटर्न्स लूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत कम स्टॉक में करनी है, बहुत लो प्राइस स्टॉक में करनी है, उसी के बाद आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। सो आगे में दिया है लास्ट सेकंड पॉइंट, बी कैशियस अबाउट स्टॉक विच शो अ सडन स्प्राउट इन प्राइस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब जब भी आप क्या करते हैं, आपने कभी कभार सुना होगा ऐसे स्टॉक्स के बारे में कि आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने अभी नहीं करी, फॉर एग्जांपल कि किसी ने इन्वेस्टमेंट करी और क्या होता है, एक सडन स्प्राउट इन प्राइस और ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी कि अचानक से उस सिक्योरिटी की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सडन स्प्राउट इन प्राइस यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना उस सिक्योरिटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी का। तो ऐसी चीज़ों से कभी भी बहक नहीं जाना कि वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी से जाके इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ वरना आज तो मौका गया। ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा कैशियस रहना है, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करनी है कि वो ठीक कंपनी है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्रॉड हो, ऐसे ही बस बेवकूफ़ बना रही हो कंपनी जो भी है वो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा एकदम से
उछल के नहीं पहुंच जाना कि वाह वाह ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा पैसा लगाते हैं एकदम एकदम बहुत हाई रिटर्न्स देती है, ऐसा नहीं करना है। सारी रिसर्च करने के बाद ही आपको उस स्टॉक में उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लास्ट पॉइंट में दिया है एनी एडवाइस और टिप दैट क्लेम्स दैट देयर आर ह्यूज रिटर्न एक्सेप्टेड स्पेशली फॉर acting quickly may be risky and may to lead to losing some, most or all of your money। यानी कि कुछ ऐसी एडवाइजेज और टिप्स जो जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन्स पे भी ऐसे मैसेज आते होंगे, SMS आते होंगे जो कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगाते ही एकदम करोड़पति बन जाएंगे, फलाना ठिकाना, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग मारते हैं वो लोग। तो ऐसी एडवाइसेस और ऐसी टिप्स से क्या होना है, थोड़ा ना दूर रहना है। सारी चीज़ों के बारे में जानना है, परखना है, सबको स्टडी करना है। और कभी कभार तो क्या बोलते हैं कि एनी एडवाइस और टिप दैट क्लेम देयर आर ह्यूज रिटर्न एक्सपेक्टेड, यानी कि कभी कभार तो ऐसा उल्लू इतने अच्छे से दिमाग खराब करते हैं, इतने अच्छे से उल्लू बनाते हैं कि कुछ ऐसी एडवाइसेस और आपको टिप्स बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि अगर आप इसमें थोड़ा सा ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ही ह्यूज रिटर्न एक्सेप्टेड, यानी कि बहुत ही ह्यूज रिटर्न, बहुत ही ज़्यादा पैसा आप इससे कमा सकते हैं। स्पेशली फॉर एक्टिंग क्विकली, यानी कि वो क्या कहते हैं, कभी कभार तो इतना फेक हो जाता है कि अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर लगाएंगे ना तो 1 महीने के अंदर ही आपको पैसा डबल ट्रिपल होकर आपको मिलेगा। तो जो ऐसी एडवाइसेस, जो ऐसी टिप्स होती है ना कि थोड़ा सा पैसा लगाने पे आपको 1 महीने के अंदर या फिर बहुत ही जल्दी आपका क्या होगा, रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। कभी कभार बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। क्यों रिस्की हो जाती है कि कभी कभार ये फ्रॉड होती है, फेक निकलती है। तो क्या होता है, आपने जितना पैसा लगाया था या तो उसमें से आप थोड़ा बहुत खो देते हैं या उससे थोड़े से ज़्यादा खो देते हैं या फिर ऑल ऑफ योर मनी। या तो फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया तो या तो आप अपने 10,000 रुपये खो देंगे, डुबा देंगे, या 50,000 डुबा देंगे, या 1 लाख के 1 लाख ही डुबा देंगे अपना पैसा। तो यानी कि ऐसी जो इन्वेस्टमेंट होती है जो कहती हैं कि बहुत ही जल्दी और थोड़े से ही समय में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। इसमें आप अपना थोड़ा ज़्यादा और सारा पैसा ही क्या करते हैं, डुबा सकते हैं। तो ये कुछ हमें प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ों की हमें क्या रखनी है, सावधानी रखनी है जब हम क्या कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है, सेकंड टॉपिक, इसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ में दिया है व्हाट डूज एंड डोंट शुड एन इन्वेस्टर बियर इन माइंड व्हेन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। अभी तो हमने प्रिकॉशंस देखे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को हमें क्या रखना है, प्रिकॉशंस लेना है, किन किन चीज़ों से सावधानी बरतनी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वक्त। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है इंश्योर दैट द इंटरमीडियरी ब्रोकर, सब ब्रोकर हैज़ अ वैलिड सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि जो भी, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये तो हर किसी को पता होनी ही चाहिए। बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो इंटरमीडियरी है, यानी कि ब्रोकर और सब ब्रोकर जो भी है वो क्या हो, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, यानी कि वो एक रजिस्टर्ड, एक ऑथराइज्ड ब्रोकर हो, कोई फ्रॉड ऐसे वैसे ही ना हो, ठीक है। यानी कि वो क्या होना चाहिए, ऐसा अल्लाह पल्ला नहीं होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि एक वैलिड तो आप समझते ही होंगे, वैलिड का मतलब, वैलिड यानी कि बहुत ही हम कह सकते हैं पक्का और सही सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होगा उसके पास सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर होगा। आगे में दिया है एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद योर ब्रोकर, सब ब्रोकर, सेटिंग आउट टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली। यानी कि जब भी आप क्या करने जा रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, किसी सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं या किसी एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो ब्रोकर और सब ब्रोकर, जो भी आपका इंटरमीडियरी है, उसके साथ बैठ के आपको क्या करना है, सारी सेटिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि जो भी उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स और कंडीशन है, यानी कि जो भी उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, उन सभी को अपने ब्रोकर और सब ब्रोकर यानी कि अपने इंटरमीडियरी के साथ आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर लेना है। आगे हमें दिया है इंश्योर दैट यू गिव ऑल योर डिटेल्स इन द नो योर क्लाइंट फॉर्म। यानी कि आपका ये क्या होता है, एक कह सकते हैं क्लाइंट
यानी कि एक फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल जब हम एडमिशन के लिए भी जाते हैं ना स्कूल में, तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। तो ऐसे ही जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, एक नो योर क्लाइंट फॉर्म करके एक फॉर्म का नेम होता है, नो योर क्लाइंट। उस फॉर्म में हमें क्या करना है, अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो उसमें अच्छे से फुलफिल कर देनी है, सारी डिटेल्स को अच्छे से उसमें हमें बता देना है। आगे हमें दिया है, ensure that you read carefully and understand all the contents of the risk disclosure document and then acknowledge it। यानी कि अगर क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से और समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ इंग्लिश में लिखा है, हाँ ठीक है सही लिखा होगा, पढ़ लिया, पर उसे समझ में आना और समझ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझना भी होता है कि उस इन्वेस्टमेंट में, उस सिक्योरिटी में है क्या जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो उसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना है। और क्या करना है, उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना भी रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना भी रिस्क है उस सब की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी तो मुझे कितना रिस्क है, मैं इसे संभाल पाऊंगी या नहीं, मैं इसे टॉलरेट कर सकती हूँ इस रिस्क को या नहीं। तो उससे रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से आपको खबर होनी चाहिए, आपको सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। आगे हमें दिया है, इंसिस्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू बाय योर ब्रोकर ओनली फॉर ट्रेड्स डन ईच डे। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपनी ट्रेड कर रहे हो हर दिन, तो आपको क्या करना है, अपने ब्रोकर से, जो भी आपका इंटरमीडियरी है, उससे आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट हर दिन लेना है। ऐसा नहीं कि आज लिया, 2 दिन के लिए भूल गए, अगले दिन सोचेंगे और चौथे 5वें दिन को याद आ रहा है चलो ले लेते हैं एक आधा अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपने ब्रोकर से अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट हमेशा डे बाय डे, ईच डे, यानी कि हर दिन आपको अपने हर दिन आपको अपने ब्रोकर से अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है अगर आप ऐसे करते हैं तो। इंश्योर दैट यू रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम योर ब्रोकर विद इन 24 आवर ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी कि इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने ट्रेड करा है, अपनी सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो क्या हो, विद इन 24 आवर्स आपका ब्रोकर आपको दे दे। यानी कि हर 24 घंटे के अंदर, यानी कि पूरा लगभग हम कह सकते हैं 1 दिन के अंदर आपका जो ब्रोकर है वो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट लाके सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद आपका ब्रोकर आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट अच्छे से सारी डिटेल्स के साथ आपको दे दे और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स, यानी कि एक दिन के अंदर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट अपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर से ले लें। तो ये हमारे इस पॉइंट में था। आगे हमें दिया है, इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन डिटेल्स सच एज द ब्रोकर नेम, ट्रेड टाइम और नंबर, ट्रांजैक्शन प्राइस, ब्रोकेज, सर्विस टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सेट्रा एंड इज साइंड बाय द ऑथोराइज सिग्नेचरी ऑफ द ब्रोकर। तो यहाँ पे हमें बोला है इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो ऐसे ही नहीं कि कोई भी कोई भी चिट्ठे पे कुछ भी काले पेन से या ब्लू पेन से कुछ भी आपको लिख के इंसान दे गया। कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमेशा ध्यान देना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। यानी कि जो डिटेल्स हैं जो यहाँ पे हमें दी है, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। मैं अभी आपको बताती हूँ कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए। डिटेल्स सच एज ब्रोकर नेम, आपका जो ब्रोकर है उसका नाम आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में होना चाहिए। ट्रेड टाइम, कि किस टाइम पे आपने आपकी सिक्योरिटी को ट्रेड किया। एंड नंबर, यानी कि ट्रेड टाइम, किस टाइम पे सिक्योरिटी का ट्रेड हुआ और उस सिक्योरिटी का नंबर, ट्रेड टाइम एंड ट्रेड नंबर। ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी कि किस प्राइस पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, किस प्राइस पे आपका जो है सेलिंग परचेजिंग, यानी कि आपकी डील किस प्राइस पर हुई है। ब्रोकेज तो मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, यानी कि जो ब्रोकर होता है उसका जो कमीशन होता है। फॉर एग्जांपल जो आपका ब्रोकर है उसने अगर आपको प्रॉफिट करवाया, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ब्रोकर भी तो कुछ लेगा ना, वो थोड़ी ना ऐसे ही फ्री फंड में आपकी मदद कर रहा है इतनी। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो ब्रोकर भी तो अपनी सैलरी आपसे लेगा, यानी कि अपना कमीशन आपसे लेगा। तो वो जो पैसा हम ब्रोकर को देते हैं वो होती है उसकी ब्रोकेज। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में ब्रोकर का नाम, ट्रेड टाइम एंड नंबर, ट्रांजैक्शन प्राइस, ब्रोकेज
सर्विस टैक्स, यानी कि जो हमारा सर्विस टैक्स लगता है, फॉर एग्जांपल हमारी सारी चीज़ों पे टैक्स लगता है, तो ऐसे ही जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हम अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें हमारे सर्विस टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो भी हमारे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, ये सारी डिटेल्स क्या होनी चाहिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, जैसे ब्रोकर नेम, ट्रेड नेम एंड नंबर, ट्रांजैक्शन प्राइस, ब्रोकेज, सर्विस टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसी के साथ साथ साइंड आउट बाय ऑथोराइज सिग्नेचरी ऑफ द ब्रोकर, यानी कि जो हमारा ऑथोराइज सिग्नेचरी है, यानी कि जो हमारा ऑथोराइज ब्रोकर है, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट नोट पे क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि उसके साइन हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट पर होने ही चाहिए। किसके, जो आपका ब्रोकर है। ऐसा नहीं आपके फैमिली में किसी का दोस्त है और उसका ब्रोकर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे साइन कर रहा है, आपका जो ब्रोकर है आपको उस ब्रोकर के साइन लेने, यानी कि आपके अपने ब्रोकर के साइन। आगे में दिया है टू क्रॉस चेक genuineness of the transaction, log into the NSE website www.nscindia.com and go to the trade verification facility extended by NSE. Issue amount, pay, check, demand draft in the name of your broker only as it appear on the contract note, SEBI registration certificate of the broker. अब आपने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट भी मिल गया, लेकिन फिर भी आपको क्या है, थोड़ा बहुत डाउट है कि शायद आपका कॉन्ट्रैक्टर शायद आपका ब्रोकर सब कुछ सही कर रहा है या नहीं कर रहा। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं, पर आपको पता नहीं है कि आपका ब्रोकर सही काम कर रहा है या नहीं। तो उसकी जेन्युइननेस, यानी कि उसकी सच्चाई को देखने के लिए उसने सही से काम किया है या नहीं, आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो ब्रोकर है उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक यानी कि उसे दोबारा से चेक कर सकते हैं कि आपका जो ब्रोकर है, गलती से कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर निकल जाता है, आपका जो ब्रोकर है कि वो सच में सही काम कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन टू NSE वेबसाइट, यानी कि आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ही इन्वेस्ट करोगे, यानी कि अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करोगे। तो अगर आपको जेन्युइननेस, यानी कि अपना जो आपका ब्रोकर है उसके बारे में सब कुछ सही जानना है कि उसने सही इन्वेस्टमेंट करी है या नहीं, आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं NSE वेबसाइट पे। NSE वेबसाइट क्या है, www.nsc.india.com। इस वेबसाइट पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सारी ट्रेड्स हैं वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं। तो आप ट्रेड वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी ये कौन प्रोवाइड कराता है, ये एक फैसिलिटी तो है हमारे लिए। अगर सोचो कि ऐसी कोई फैसिलिटी होती ही नहीं तो कोई भी ब्रोकर हमारे साथ फ्रॉड कर सकता था। तो इसलिए जो NSE है इसने हमें क्या एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है, ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय NSE, यानी कि NSE ने हमें एक ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा रखी है। अब हमें इस वेबसाइट को डालने के बाद और क्या करना है, इशू अकाउंट पे चेक, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसमें आपका अकाउंट पे चेक है और डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ योर ब्रोकर ओनली, यानी आपका जो ब्रोकर है उसका नाम और उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट एज इट अपीयर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे आपका ब्रोकर का नाम है वही नाम डालना है। ऐसा नहीं कि उसका नेम तो चिराग है, घर में चिंकू बोलते हैं तो चिंकू ही डाल दिया। जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में नेम है उस नेम को आपको क्या डालना है, इस वेबसाइट में डालना है। सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द ब्रोकर, यानी कि जो सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके ब्रोकर का उसकी डिटेल्स आपको डालनी है। तो उसके बाद आपको क्या पता चल जाएगी कि आपका जो ब्रोकर है वो जेन्युइन है, सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। आगे हमें दिया है while delivering shares to your broker to meet your obligation, ensure that the delivery instructions are made only to the designated account ऑफ योर ब्रोकर ओनली, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर्स को डिलीवर कर रहे हो टू योर ब्रोकर, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, अपने इंटरमीडियरी को अपने शेयर्स को डिलीवर कर रहे हो, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंश्योर दैट द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन आर मेड ओनली टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ योर ब्रोकर ओनली, यानी कि किसी और ब्रोकर के अकाउंट में आपके शेयर्स डिलीवर ना हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रोकर है योर ब्रोकर ओनली, यानी कि अपने ही ब्रोकर को सारी अपने शेयर्स डिलीवर करने हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके ब्रोकर की ही डालनी है। डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ योर ब्रोकर ओनली, यानी कि जो आपका ब्रोकर का अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वही आपको डालनी है, उसी के बाद आपकी
शेयर्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगी आपके ब्रोकर को। अगर किसी और के ब्रोकर की डिटेल्स डालोगे तो उसको चली जाएंगी, पर हमें किसी और को थोड़ी देनी है, हमें तो अपने ब्रोकर को देनी है, तो सारी डिटेल्स भी हम अपने ब्रोकर की ही डालेंगे। आगे हमें दिया है इंसिस्ट ऑन पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटी फ्रॉम योर ब्रोकर्स, cross check and reconcile your payments promptly, and in case of any discrepancies bring it to the attention of your broker immediately। यानी कि insist on periodical statement of accounts and funds, यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे जो आपका ब्रोकर है आपको अकाउंट्स ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटी, जो आपका अकाउंट है उसमें जो आपका फंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है उसका जो आपका ब्रोकर है वो आपको एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट ला के दे देता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में एक स्टेटमेंट आ जाती है आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेटमेंट के थ्रू बैठे रहना ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने स्टेटमेंट के थ्रू ही आपको अपने अकाउंट्स ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज में नहीं बैठे रहना है। अगर आपको क्या करना है, आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो अपने अकाउंट्स को, आपने जो भी सिक्योरिटीज करी हैं वो, और अगर आपको क्या लग रहा है कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है, कुछ भी फ्रॉड या फिर कुछ भी गलत आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में लग रहा है, तो आप क्या करो, जल्द से जल्द अपने जो आपका ब्रोकर है उसकी अटेंशन अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ खींचो। यानी कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में तो अपने ब्रोकर से बात करो, उसके बारे में पूछो अपने ब्रोकर से इमीडिएटली। तो ये हो गया हमारा। आगे में दिया है प्लीज इंश्योर दैट यू रिसीव payments deliveries from your broker for the transaction entered by you within 1 working day of the payout date। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि जब भी हम क्या करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं अपनी सिक्योरिटीज का, पेमेंट्स और डिलीवरीज अगर हम रिसीव करते हैं तो हमें क्या करना है, अपने ब्रोकर से जो भी हमने ट्रांजेक्शन करवाई है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है हमारी ट्रेड्स की, हमें क्या करना है विदिन 1 वर्किंग डे। विदिन 1 वर्किंग डे का मतलब है इन 24 आवर्स, यानी कि एक दिन के अंदर हमें क्या चाहिए, अपना रिसीव्ड पेमेंट डिलीवरी फ्रॉम ब्रोकर, यानी कि हमें सारा कॉन्ट्रैक्ट नोट, सारी डिटेल्स हमें एक दिन के अंदर अपने ब्रोकर से लेनी होती हैं। तो ये हो गया हमारा, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था, पर आगे देख लेते हैं आप। Ensure that you do not undertake deals on behalf of others or trade on your own named and then issue check from a family member friend bank's account। यानी कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी और की ट्रेड, यानी कि कोई और इन्वेस्टर है उस सिक्योरिटी का, और आप उसके नाम यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और वो कहते हैं कि तू लगा दे पैसा और वैसे नाम तो मेरा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, बी पर्सन है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बी को इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन बी पे पैसा नहीं है, तो बी ए से कह दे कि तू इन्वेस्टमेंट कर दे ए, मैं देख लूंगा बाद में, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ही। तो ऐसा नहीं करना, कभी भी किसी और की इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे हमें नहीं करनी। ऐसा क्या होता है, ये गलत होता है, ये गलत चीज़ है और इसमें आपको प्रॉब्लम खुद भी फेस करनी पड़ सकती है। तो किसी और की इन्वेस्टमेंट आपको ऑन योर ओन नेम यानी कि अपने नाम पर नहीं करनी है। फिर भले ही वो फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उसकी इन्वेस्टमेंट आपको अपने नाम पर नहीं करनी है, ना ही उसके जो चेक्स हैं वो आपको अपने बैंक अकाउंट से अपने नाम पे इशू करने हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी जो है अब हम अपना नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे हमें दिया है सिमिलरली द डीमैट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप शुड बी फ्रॉम योर ओन डीमैट अकाउंट नॉट फ्रॉम एनी अनदर फैमिली मेंबर फ्रेंड्स अकाउंट। यानी कि जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि हमें किसी और की इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे नहीं करनी है, वैसे ही जो हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है उसकी जो इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है वो हमें कभी भी सिमिलरली द डीमैट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप शुड बी फ्रॉम योर ओन डीमैट अकाउंट, यानी कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन स्लिप है आपकी डीमैट डिलीवरी की, हमेशा वो आपके खुद के अकाउंट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी और की अकाउंट, आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड के अकाउंट की इंस्ट्रक्शन स्लिप आपके पास आ रही है या आप किसी और को दे रहे हैं, तो हमेशा आपके अपने अकाउंट की इंस्ट्रक्शन स्लिप आपके पास होनी चाहिए, किसी और की नहीं चलेगी आपके पास। आगे हमें क्या दिया है, do not sign blank delivery instruction slips while meeting security
पेन ऑब्लिगेशन, यानी कि कभी भी हमें जो इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है, अगर जो हमारी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है, कभी भी जो हमारी स्लिप है ना, उस पर कभी भी किसी भी चीज़ पे कभी भी ब्लैंक पे साइन नहीं करना चाहिए कि अगर वो खाली पड़ी है तो आप उस पर अपना साइन कर दो। फॉर एग्जांपल जब हम चेक भी देते हैं तो कभी हम ब्लैंक चेक पे साइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? किसी का क्या भरोसा, कोई उस पर कितनी अमाउंट लिख दे और हमारे साइन तो पहले से ही हो रखे हैं। तो कभी भी अपनी जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है उसमें ब्लैंक में, अगर वो ब्लैंक है तो उस पर साइन नहीं करने चाहिए। आगे में दिया है, नो इंटरमीडियरी इन द मार्केट कैन एक्सेप्ट deposit assuring fixed return, hence do not give your money as deposit against assurance of returns। यानी कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी मार्केट में ऐसा कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो क्या करे, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मार्केट में तो ऐसा कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा जो आपको क्या कह दे कि मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको इतना फिक्स्ड रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसा नहीं होता। आप कोई देवता थोड़ी हो, आप कोई भगवान थोड़ी हो जो इंटरमीडियरी को पहले से ही पता होगा कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट में इतना, इस इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो कोई भी इंटरमीडियरी आपको ये बता नहीं सकता है, आपको ये नहीं अश्योर करा सकता कि आपको इतना फिक्स्ड रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कोई कहता है हेंस डू नॉट गिव योर मनी एज डिपॉजिट अगेंस्ट अश्योरेंस ऑफ रिटर्न, अगर कोई भी आपसे कहता है कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इतना रिटर्न तो मिलकर ही रहेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो कभी भी ऐसे लोगों को अपना मनी नहीं देना चाहिए। डू नॉट गिव योर मनी, ऐसे लोगों को तो इन्वेस्ट करने के लिए अपना पैसा दो ही मत, फ्रॉड होंगे और आपका सारा पैसा डुबा देंगे। तो ऐसे लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कभी भी नहीं देना चाहिए। आगे दिया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कुड बी ऑफर्ड ओनली बाय इंटरमीडियरीज हैविंग स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ सेबी फॉर पीएमएस, हेंस डू नॉट पार्ट योर फंड टू अनऑथोराइज्ड पर्सन फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड, मतलब ये हमारी क्या है, एक फैसिलिटी है हमारे लिए। पीएमएस, यहाँ पे पीएमएस की फुल फॉर्म है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इस फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेना, कभी भी पूछ ली जा सकती है आपके यूटीज में, आपके पेपर्स में, आपके एग्जाम्स में, कभी भी। तो इस फुल फॉर्म को जब भी फुल फॉर्म मिले तभी के तभी याद कर लो, बहुत ईजी मेथड होता है ये। तो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि जो आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है ये क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफाइड अप्रूवल, इंटरमीडियरीज हैविंग स्पेसिफाइड अप्रूवल फॉर ऑफ सेबी, यानी कि ये जो हमारी मैनेजमेंट है, ये जो हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं कुछ स्पेशल अप्रूवल्स होते हैं जो सेबी इन्हें देती है हमारे इंटरमीडियरीज को। यही कुछ स्पेशल अप्रूवल वाले इंटरमीडियरीज क्या कर सकते हैं, हमारी पीएमएस में, हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में अपना पार्ट बन सकते हैं। हेंस डू नॉट पार्ट योर फंड टू अनऑथोराइज्ड पर्सन फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी कि जो इंसान क्या बोलते हैं, अगर वो ऑथोराइज्ड है तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हमें प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन कभी भी हमें एक अनऑथराइज्ड, यानी कि जो एक अनऑथराइज्ड पर्सन है, जो एक रजिस्टर्ड कह सकते हैं, जो एक अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी नहीं है, उसे कभी भी अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए हमें नहीं चूज करना चाहिए। आगे हमें दिया है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इज अ वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी इन्होंने। जो हमारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है वो क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ही अमूल्य, या अमूल्य तो बहुत ही ज़्यादा वैसा वर्ड हो जाएगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए हमारा चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही हमारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। Do not leave signed blank delivery instruction slip with anyone while meet paying obligation. Make sure that the correct ID of authorized intermediary is filled in the delivery instruction form. अभी हमने यहाँ पे देखो क्या पढ़ा था कि हमें कभी भी अब जो हमारी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है उसमें ब्लैंक साइन नहीं करना है। अगर वो ब्लैंक है तो उसमें साइन हमें नहीं करना है। तो वही बात हमें यहाँ पे कह रखी कि कभी भी, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, तो कभी भी इस ब्लैंक अगर वो है खाली, अगर हमारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप अगर खाली है तो कभी भी उस पर साइन नहीं करना है। और हमें क्या करना है, श्योर दैट करेक्ट आईडी ऑफ ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी इज फिल्ड इन द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन फॉर्म, यानी कि जो हमारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन फॉर्म है उसमें जो हमारा इंटरमीडियरी है, ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी, यानी कि जो हमारा ब्रोकर, सब ब्रोकर जो ऑथोराइज्ड है उसकी क्या हो,
करेक्ट आईडी हो, सारी उसकी सही डिटेल्स हो, उसके बारे में कुछ गलत डिटेल्स हमारे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, सारी सही डिटेल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं नाम कुछ और है बता कुछ और ही रखा है इस हमारे फॉर्म में, तो सारी सही डिटेल्स ही हमें फिल करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं फिल है तो उससे दोबारा फिल करवाओ, पर सारी सही डॉक्यूमेंट सारी सही डिटेल्स होनी चाहिए। Be cautious while taking funding from authorized intermediary and these transactions are not covered under settlement guarantee mechanism of the exchange। यानी कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी इंटरमीडियरी यानी कि एक ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी के थ्रू अगर हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग फंडिंग फ्रॉम ऑथोराइज इंटरमीडियरी एंड दीज ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं किसी ऑथोराइज इंटरमीडियरी के थ्रू हम फंडिंग कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन और फंडिंग होगी, ये जो हमारा सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज है, ये इस सेक्शन के अंडर नहीं आता है। यानी कि अगर हम अपनी सिक्योरिटीज़ की फंडिंग करते हैं तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये हमारा सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म्स ऑफ एक्सचेंज कवर नहीं करता है। आगे हमें दिया है इंसिस्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल ऑर्डर्स अंडर यूनिक क्लाइंट कोड अलॉट टू यू, डू नॉट एक्सेप्ट ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड अंडर सम अदर क्लाइंट कोड टू योर अकाउंट। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, इंसिस्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल ऑर्डर्स अंडर यूनिक क्लाइंट कोड, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास जो आपका क्लाइंट कोड है हमेशा उसे ही आपको अलॉट करना है, और अगर कोई आपको देता है तो आपको वही अलॉट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो क्लाइंट कोड आपको अलॉट हुआ है आपको हमेशा वही यूज़ करेंगे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते वक्त। यानी अगर आपने ऑर्डर दिया है अपने ब्रोकर को तो आप अपना क्लाइंट कोड ही तो बताओगे ना, किसी और का थोड़ी बता दोगे, तो अपना ही क्लाइंट कोड हमें अलॉट करना होता है। डू नॉट एक्सेप्ट ट्रेड एग्जीक्यूटेड अंडर सम अदर क्लाइंट कोड टू योर अकाउंट, यानी कि आपको अपना ही क्लाइंट अकाउंट अपने पास अलॉट करना है और किसी और एग्जीक्यूटेड किसी और ट्रेडर का किसी और इन्वेस्टर का क्लाइंट कोड आपको एक्सेप्ट नहीं करना है अपने अकाउंट के लिए। तो यानी कि हमेशा अपने क्लाइंट कोड को ही अपने पास रखना है, किसी और इन्वेस्टर का क्लाइंट कोड अपने अकाउंट के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। आगे हमें यहाँ पे दे रखा है when you are authorizing someone through power of attorney for operation of your DP account, make sure that, यानी कि DP तो याद ही होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। तो यानी कि जब हम क्या करते हैं, अगर हम किसी एक ऑथोराइज पर्सन को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अगर हम अपने ऑथोराइज पर्सन को हम प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर आवर ऑपरेशन ऑफ आवर डीपी अकाउंट, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट के लिए अगर हम अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी ऑथोराइज पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेक श्योर दैट, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट दिया है, योर ऑथराइजेशन इज इन फेवर ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी ओनली, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप किसी ऑथराइज इंसान को दे रहे हो तो आपका जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी ही होना चाहिए। अगर आप ऑथराइजेशन करा रहे हो तो कोई भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पे दे रखा है, ऑथराइजेशन इज ऑल्सो फॉर लिमिटेड पर्पज ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अराइजिंग आउट ऑफ वैलिड ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड थ्रू द इंटरमीडियरी ओनली, यानी कि अगर आप किसी ऑथराइज इंटरमीडियरी को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन इज ओनली फॉर लिमिटेड पर्पज, यानी कि आप अगर किसी को अपनी अथॉरिटी दे रहे हो तो वो सिर्फ कुछ ही पर्पस के लिए, कुछ ही यूजेस के लिए हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अराइजिंग आउट ऑफ वैलिड ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड थ्रू इंटरमीडियरी ओनली, यानी कि अगर आपने अपनी ऑथराइजेशन अपनी अथॉरिटी किसी को दी है तो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स जो आपके वैलिड ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड थ्रू द इंटरमीडियरी ही हो सकते हैं। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स तो जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो उसी तरह पे आपकी सिक्योरिटीज को डेबिट्स और क्रेडिट्स जो है वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन, एक सही ट्रांजैक्शन कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरमीडियरी ओनली। आगे हमें दिया है, यू वेरीफाई डीपी स्टेटमेंट पीरियोडिकली से एवरी मंथ fortnight टू इंश्योर दैट नो अनऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन हैड टेक प्लेस इन योर अकाउंट, यानी कि आपका जो डीपी है यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है
उसमें क्या करना है, अगर आप पीरियोडिकली क्या कर रहे हो, मंथ फोर्टनाइट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी ट्रेडिंग आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ ट्रेडिंग करना ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, आपको और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये भी चेक करना है कि कोई भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में ना हुई हो, यानी कि कोई भी गलत अनऑथराइज यानी कि कोई भी गलत ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से नहीं की गई हो। इस चीज को आपको क्या करना है, अपने डीपी स्टेटमेंट में वेरीफाई करना है। आगे में दिया है ऑथराइजेशन गिव बाय यू हैज बीन प्रॉपरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ विच ऑथराइजेशन हैज बीन गिवन, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको अथॉरिटी मिली है, हाँ, तो अगर आपको अथॉरिटी मिली है तो आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लास में मॉनिटर बनाया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से अपने पावर का यूज करोगे। आपको क्या करना है, क्लास को माइंड कराना है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप सब बच्चों पे डोमिनेट करोगे। आपको क्लास को शांत रखना है। मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे कोई शांत कराने वाला चीज नहीं है। यहाँ पे अगर आप क्लास में मॉनिटर हो तो आप बच्चों को शांत कराओगे, उन्हें पढ़ने के लिए कहोगे, पर ये नहीं कि उनको मार रहे हो कि पढ़ो 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 और शांत बैठे रहो। तो इसी तरह अगर आपको अथॉरिटी मिली है तो आपको उसका एक प्रॉपर यूज करना है। और यूज किस तरीके से करना है, जिस काम के लिए आपको अथॉरिटी मिली है। फॉर एग्जांपल आपको काम तो दिया है कि आपको शांत बैठे रहना है, आपको शांत कराना है, पर आप बच्चों को मार रहे हो कि ये शांत नहीं हो रहे। तो अगर आपको अथॉरिटी मिली है तो आपको उसका प्रॉपर यूज करना है उस चीज के लिए जिसके लिए आपको अथॉरिटी मिली है। अगर आपको जो काम करने के लिए पावर दी गई है तो उसी काम को अच्छे से अपनी पावर को यूज करके एक प्रॉपर वे में आपको अपनी अथॉरिटी यूज करनी है। इन केस यू फाइंड रॉन्ग एंटायर्स प्लीज रिपोर्ट इन राइटिंग टू द अथॉरिटी ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्या हो गया, इन केस यू फाइंड रॉन्ग एंट्रीज, यानी कि अगर वेरीफाई किया और आपको क्या दिख रहा है, कुछ गलत एंट्रीज दिख रही हैं, शायद आपने ऐसा ना किया हो पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ गलत एंट्रीज दिख रही हैं। अगर गलत ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं तो आपको क्या करना है, फटाफट से जाके अपने ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी से जाके बात करनी है कि मैंने तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स करी नहीं है पर मुझे तो ऐसा दिख रहा है। तो आपको फटाफट जाके एक रिपोर्ट इन प्लीज रिपोर्ट एंड राइटिंग टू द ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी, यानी कि जो आपका इंटरमीडियरी है उससे जाके इस चीज के बारे में आपको बात करनी होगी। आगे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो दे रखा है, डू नॉट एक्सेप्ट अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी कि जब हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है तो हमें कोई भी अनसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं एक्सेप्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, हमारे इंटरमीडियरी के साइन होने चाहिए। तो अगर अनसाइंड है, साइन नहीं किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को एक्सेप्ट नहीं करना है। और अगर डुप्लीकेट है यानी कि फोटोकॉपी है या उस कॉन्ट्रैक्ट नोट का डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट है तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। डू नॉट एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट साइंड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे कोई एक अनऑथराइज्ड पर्सन यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, कोई रजिस्टर्ड इंसान नहीं है, अगर वो क्या कर रहा है, साइन करके दे रहा है, तो आपको वो वाली कॉन्ट्रैक्ट नोट को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को आपको नहीं लेना है। डू नॉट डिले, एक बार से ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, डू नॉट डिले पेमेंट डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटी टू द ब्रोकर, यानी कि अगर आपकी किसी सिक्योरिटी की पेमेंट है या डिलीवरी है तो आपको क्या करना है, उसे डिले यानी कि लेट नहीं करना है अपने ब्रोकर के लिए। फॉर एग्जांपल आपने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं कि अरे आज क्या देना, आज तो बारिश हो रही है कल चलेंगे, या अरे अभी मन नहीं कर रहा तो बाद में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने ब्रोकर में आप मतलब जो भी अपनी सिक्योरिटी में जिसको इन्वेस्ट करना है उसकी पेमेंट्स और डिलीवरीज को क्या करना है, डिले यानी कि लेट नहीं करना है। ये बहुत ही गलत होता है और ये सही भी नहीं माना जाता है। आगे दिया है, इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज डिस्प्यूट्स प्लीज ब्रिंग देम टू द notice of the broker immediately in writing acknowledged by the broker and ensure their prompt rectification, यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर आपका कोई इवेंट है जिसमें क्या हो रहा है, डिस्क्रिपेंसीज और डिस्प्यूट्स यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें आपको अगर नजर आती हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको क्या करना है, फटाफट से उन प्रॉब्लम्स को उठाओ। अगर आपकी समझ नहीं आ रही है तो जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम होती है तो फटाफट से उठ के मैथ्स टीचर के पास जाता ना कि मैम ये समझा दो। तो उसी तरह से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम अपनी सिक्योरिटी में दिख रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट में दिख रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को किसके पास लेके जाओ, अपने
ब्रोकर के पास इमीडिएटली। रुकना नहीं है कि अरे अभी नहीं जा रहा, बाद में जाऊंगा, मन नहीं कर रहा, फलाना ठिकाना, बहाने नहीं ढूंढने। हमें क्या करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो अपने ब्रोकर के पास जाना है, इन राइटिंग एक्नॉलेज बाय द ब्रोकर, यानी कि अपने ब्रोकर से सारी चीज़ों को समझना है कि ऐसा क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जो भी आपको डिस्प्यूट्स, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको अपने ब्रोकर से पूछना है और समझना है। एंड इंश्योर दैट प्रॉम्प्ट रेक्टिफिकेशन, यानी कि समझने के बाद क्या करना है, सारी चीज़ों को, अगर आपको कुछ डाउट दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने ब्रोकर के पास जाओ और सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करो, यानी कि समझो और फिर अपने आगे के डिसीजंस को लो। आगे लास्ट हमारे 3 पॉइंट्स बचे हैं, यहाँ पे हमें दिया है, इन केस ऑफ सब ब्रोकर डिस्प्यूट्स inform the main broker in writing about the dispute at the earliest. If your sub broker does not resolve your complaints with a reasonable period, please bring it to the attention of the investor service cell of the NSE. For example, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट थी, ऊपर हमें प्रॉब्लम थी तो हम अपने ब्रोकर के पास गए थे। लेकिन अगर क्या होता है, इन केस ऑफ सब ब्रोकर डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर किसी कारणवश, किसी भी प्रॉब्लम के चलते आपका जो ब्रोकर है, सब ब्रोकर जो भी है, वो आपके डिस्प्यूट्स, यानी कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर क्या कर रहा है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है आपका सब ब्रोकर, तो आपको क्या करना है, इफ़ योर ब्रोकर डज नॉट रिजॉल्व योर कंप्लेंट्स, यानी कि अगर आपका ब्रोकर और सब ब्रोकर सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, तो आपको करना है विद इन अ रीजनेबल पीरियड, यानी कि एक टाइम तक तो आप रुकोगे ना कि अरे मेरा ब्रोकर कर देगा ठीक, पर एक टाइम के बाद अगर वो नहीं कर पा रहा है तो अपनी प्रॉब्लम्स को किसके पास लेके आना है। जैसे अगर घर में भाई बहन से लड़ाई हो गई तो बड़े भाई बहन से कहोगे, बड़े भाई बहन कुछ नहीं बता पा रहे तो मम्मी पापा से कहोगे। तो ऐसे ही अगर आपका सब ब्रोकर और ब्रोकर अगर आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके आना है, ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ इन्वेस्टर सर्विस सेल, यानी कि अगर इंटरमीडियरीज आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इन्वेस्टर सर्विस सेल, ये एनएससी हमें प्रोवाइड कराती है फैसिलिटी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टर सर्विस सेल के पास अपनी प्रॉब्लम आप लेके आ सकते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। आगे दिया है, while logging a complaint with the investor grievance cells of the NSC, it is very important that you submit copy of all relevant documents like contract note, proof of payment, delivery of shares, etc. along with the complaint. Remember, in the absence of the sufficient documents, a resolution of complaints become difficult. यानी कि जब क्या कर रहे हो, आप अपनी कंप्लेंट्स को बता रहे हो, अपनी इन्वेस्टर सर्विस सेल के पास अपनी कंप्लेंट लेके आए हो, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए हो, तो जब आप अपनी कंप्लेंट्स को बता रहे हो इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल को, जो एनएससी हमें प्रोवाइड कराता है, अगर आप अपनी सारी कंप्लेंट्स बता रहे हो तो सिर्फ बताना ही नहीं है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें देने पड़ते हैं ना, तो आपको क्या करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सबमिट, हमें क्या करना है, रियल डॉक्यूमेंट नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, यानी कि फोटो कॉपी जो है ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी कि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो हमारे एक सही और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, उन सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, यानी कि फोटो कॉपी हमें क्या करनी है, अपने इन्वेस्टर ग्रीवेंस को प्रोवाइड करनी है, यानी कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट, प्रूफ ऑफ द पेमेंट डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें ब्रोकर प्रोवाइड कराता है उसकी कॉपी, और प्रूफ ऑफ पेमेंट डिलीवरीज ऑफ द शेयर्स, यानी कि जो भी आपने अपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो भी आपने पेमेंट करी है और डिलीवरी ऑफ द शेयर्स है, उन सब के बारे में आपको क्या करना है, उनकी कॉपीज निकाल के आपको अपने जो आपका इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल है उसे प्रोवाइड करनी है। अलॉन्ग विद द कंप्लेंट, रिमेंबर, in the absence of the sufficient document, resolution of the complaint become difficult, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, along with the complaint, अपनी कंप्लेंट के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ द सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स रिसोल्यूशन, यानी कि अगर क्या होता है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स में से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, एब्सेंस है, यानी कि आपके पास नहीं है, अभी आप उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो क्या होगा, आपके जो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप सारे नहीं प्रोवाइड कर सकते हो तो आपकी जो कंप्लेंट है उसका सॉल्यूशन, रिसोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट बिकम डिफिकल्ट, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है और वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिना सारे
हमारे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स की। लास्ट पॉइंट जो है, इसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड कर देंगे। तो लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फेमिलराइज yourself with the rules, regulation and circulation issued by stock exchange SEBI before carrying out any transaction। यानी कि अगर आपको क्या करना है, जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन है और सर्कुलेशन इशू बाय सेबी एक्सचेंज बिफोर कैरिंग आउट एनी ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो सेबी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना। स्टॉक एक्सचेंज में भी आप ऐसे ही जाके नहीं कुछ भी कर सकते हो, उसके एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ट्रेड करना है, तो आपको उस रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या करना है, ध्यान रखना होगा। और उसी के बाद आपको चेक करना है कि आप उन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से सारी चीजें कर रहे हो या नहीं। और उसी के बाद अपनी चीजों को, अपने आप को फैमिलराइज, यानी कि अपनी आपको उन सब चीजों से पहचान कराने के बाद ही आपको क्या करनी है, एक ट्रांजेक्शन करनी है। उसी के बाद आप एक अच्छी और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अगर आप सारी चीजों को ध्यान में रख के, रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी की ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक वो बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और सारे जो इस टॉपिक में मैंने पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे और सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।